नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे चने की उन्नत प्रजातियों और उनके गुणों के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे सैलरी सलाद के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, विश्व भर में चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे देश भारत में किया जाता है। इसके उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हो और आपको अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल हो, इसके लिए ज़रूरी है इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी उन्नत प्रजातियों और उनके गुणों के बारे में। हमारे देश में दलहन फसलों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि देश में अधिकतर व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी हैं और शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दलहन ही प्रोटीन का एक उचित माध्यम है। सभी दलहन फसलों में लगभग 20 से 24% तक प्रोटीन पाई जाती है। चने की फसल पोषक तत्वों की दृष्टि से बहुत अच्छी फसल है तथा कुल दलहन फसलों में उगाई जाने वाली फसलों में चने का हिस्सा लगभग 45% होता है। यह चने की फसल अभी आने वाली ऋतु यानी कि रबी ऋतु में बहुत ही अधिक भाग में उगाई जाती है तथा अभी किसान भाई जो चने की फसल उगाना चाहते हैं तो वर्षा के द्वारा खेत में जो नमी इकट्ठी की गई है उसका नमी का सही से सदुपयोग करते हुए किसान भाइयों को चाहिए कि अभी खेत की तैयारी करना शुरू कर दें। चने की बुआई के लिए एक जुताई डिस्क हैरो से कर देनी चाहिए तथा उसके उपरांत एक जुताई हैरो से करने के बाद कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से चलाकर मिट्टी में पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना देनी चाहिए। इससे कि खेत में उगने वाले खरपतवार सभी नष्ट हो जाते हैं तथा खेत में जो नमी संचित है वह अधिक समय तक संचित रहती है। इसके उपरांत चने की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्नत किस्मों के बीज की बुआई करें। चने की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं अन्य रिसर्च अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई प्रकार की किस्में विकसित की गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चने की काले चने की जिनमें पूसा 256, पूसा 372 ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अतिरिक्त सफ़ेद चना जिसको हम काबली चना कहते हैं उसकी पूसा 2024, पूसा 1103, पूसा 1088 ये बहुत ही अच्छी किस्म है तथा किसान भाई यदि इन किस्मों का उपयोग करें तो चने की फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त खेत में चने की फसल की बुआई से पहले बीज को जो फंजीसाइड्स हैं उनसे उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि चने की फसल में अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं जिनका उचित उपचार करके ही उनकी रोकथाम की जा सकती है। चने के बीज की रोकथाम के लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है कार्बेंडाजिम। उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बीज को बोना चाहिए। इसके अतिरिक्त चने के बीज को बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बोना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा चने के फसल को नाइट्रोजन मिलने में अधिक मदद मिलती है तथा पौधे का विकास होता है। इसके उपरांत चने के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यक है कि हम उचित मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस उसकी मात्रा उचित मात्रा में दें। चने के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो चने की फसल की बुआई पंक्तियों में ही करें, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि किसान भाई छिड़काव करके बुआई करते हैं, लेकिन चने की बुआई हमेशा पंक्तियों में ही करनी चाहिए। पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हुए इसमें बुआई करनी चाहिए तथा उचित पौधों की संख्या बनाए रखने के लिए उचित चने की बीज की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। चने के लिए 60 से 65 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें तो 1 हेक्टेयर के लिए यह बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अतिरिक्त जब खेत में फसल की बुआई कर दें और अगर
फसल में खरपतवारों की अधिक संभावना हो तो फसल के बुआई के 2 दिन पश्चात तक खरपतवार नाशी, जिनमें पेंडिमिथिलिन खरपतवार नाशी है, उसकी 1 हेक्टेयर में बाज़ार में उपलब्ध मात्रा 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसको 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें तो चने की फसल के साथ जितने प्रकार के खरपतवार उगते हैं तथा वो चने की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, उनको समय से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार अगर किसान भाई चने की फसल की उपज अच्छी प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करें तो चने की खेती से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। चने की फसल में जैसे मैंने बताया कि खाद और उर्वरक का बहुत ही महत्व होता है। चने की फसल के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है। इस मात्रा को देने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सभी मात्रा यह DAP से भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यूरिया या सुपर फास्फेट जो उर्वरक हैं उनके द्वारा भी इस मात्रा को खेत में दे सकते हैं। लेकिन चने की फसल के लिए संपूर्ण उर्वरक की मात्रा बुआई के समय ही देते हैं, तो इसलिए चने की फसल में जो भी खाद उर्वरक देना है वो बुआई के समय ही दे दे। इस प्रकार पहले चने की उपज अच्छी प्राप्त करने के लिए उसकी बुआई ठीक से करें, खेत की तैयारी अच्छी करें, अच्छी किस्म का प्रयोग करें। इसके बाद यदि वर्षा नहीं हुई है तो फसल जब लगभग 1 महीने की हो जाए तो उसमें एक सिंचाई देनी आवश्यक है, क्योंकि यह पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस समय पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उस समय नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इसके उपरांत बरसात न हो और किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा हो तो फूल आते समय फसल में एक सिंचाई और दे देनी चाहिए। यदि पानी कम है तो ये सिंचाई पर्याप्त होती है। यदि और किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है और पानी दे सकते हैं तो फलियों में दाना बनने के समय एक सिंचाई और दे सकते हैं। तो इस प्रकार अगर पूरे सीजन में बरसात ना हो और किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा हो तो 3 सिंचाई अगर चने की फसल में दें तो चने की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए यह पानी की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो चने की फसल में खरपतवार उगते हैं वह जो हम खाद और पानी दे रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि चने की फसल में खरपतवारों की नियंत्रण समय से करनी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए फसल की बुआई के 2 दिन पश्चात तक पेंडिमिथिलिन नामक खरपतवार नाशी की 3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर दें। इसके बाद जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, यदि किसान भाइयों के पास मजदूरों की व्यवस्था है तो उसकी एक गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि मजदूर उपलब्ध नहीं है तो फसल उगने के पश्चात कुछ खरपतवार नाशी आते हैं जिनमें इमेजिथाइपर की लगभग 600 से 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से चने की फसल में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जा सकती है। चने की फसल में अनेक प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिसमें बथुआ, गेगला, खरतुआ तथा प्याजी इत्यादि खरपतवार उगते हैं। इन सभी को इमेजिथाइपर के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके उपरांत चने की फसल में कई प्रकार के कीट और बीमारियों के प्रकोप भी लगने की संभावना रहती है। चने की फसल में फली छेदक कीट बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का समय से रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दूसरा कीट कटवर्म होता है जो पौधे को काट देता है, यह भी फसल में बहुत नुकसान पहुंचाता है। फली छेदक को नियंत्रण करने के लिए मोनोक्रोटोफॉस या इमिडाक्लोरपिड नामक कीटनाशी की लगभग आधा लीटर से 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देने से इस कीट के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जो कटवर्म है इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट या इमिडाक्लोरपिड इन कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए तथा इनकी मात्रा 1.25 लीटर से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें तो चने की फसल में जो कीट लगते हैं फली छेदक और कटवर्म, इनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चने की फसल में कुछ बीमारियां भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, जिनमें
रूट रॉट, जड़ गलन, उकटा रोग, ये बहुत ही भयंकर बीमारी हैं और इनके द्वारा चने की फसल में बहुत नुकसान होता है। इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रोगरोधी किस्मों का उपयोग करें, उन्नत किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। चने की फसल में अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं, जिनमें उकटा रोग, जड़ गलन ये प्रमुख रूप से हैं। इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि किसान भाई रोगरोधी किस्मों का ही प्रयोग करें। बीज को हमेशा उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए जैसा बताया गया कि कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उसको उपचारित करके ही बोना चाहिए। यदि कार्बेंडाजिम ना मिले तो बेविस्टिन से उपचारित कर सकते हैं या थीराम से उपचारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खड़ी फसल में ट्राइकोडर्मा नामक एक बायोफंजीसाइड होता है, उसकी लगभग 8 से 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में, खड़े खेत में उपयोग करके इन बीमारियों का कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन बीमारियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए उन्नत किस्में, रोगरोधी किस्में तथा बीज को उपचारित करके बोना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जब फसल में हम अच्छी प्रकार से उसकी खेत की तैयारी करें, अच्छी प्रकार की किस्मों की बुआई करें, अच्छी प्रकार से उसमें खाद, उर्वरक एवं पानी समय से दें तथा खरपतवारों के लिए उचित नियंत्रण, कीट और बीमारियों का नियंत्रण करें, तो फसल जब पक जाए तो कटाई का समय से ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फसल की कटाई समय से करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि फसल की कटाई में देरी की जाती है तो फलियों के गिरने का डर रहता है। अतः जब फसल अच्छी प्रकार से पक जाए, पौधे का रंग भूरा हो जाए, तो किसान भाइयों को समय से चने की कटाई कर लेनी चाहिए। चने की बुआई का उचित समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। इस समय में किसान भाई चने की बुआई कर सकते हैं। यदि खेत में दीमक लगने की संभावना हो तो खेत में क्लोरोपाइरीफॉस नामक कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए। इसकी लगभग 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें, या बीज को बुआई से पहले क्लोरोपाइरीफॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। यदि किसान भाई चने की फसल को अच्छी प्रकार से मिट्टी तैयार करके उसमें अच्छी किस्मों का उपयोग करें, बुआई समय से करें। चने की बुआई के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय बहुत ही उचित है। इस समय में बुआई करें, उनकी अच्छी प्रकार से खाद एवं उर्वरकों की मात्रा दें, पानी समय पर दें, खरपतवारों का नियंत्रण करें, कीट एवं बीमारियों का समय से नियंत्रण सही प्रकार से नियंत्रण करें। तो किसान भाई उन्नत किस्मों की बीज बोने के बाद अगर खेती उन्नतशील तरीके से करें तो चने की फसल से 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक दाने की उपज प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी हासिल की चने की उन्नत प्रजातियों के बारे में, जिनका चयन करके आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, और उसके गुणों के बारे में तो हमने आपको अभी बता ही दिया है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है किसान भाइयों बहनों एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सैलरी सलाद के उत्पादन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं विदेशी सब्जी सैलरी के उत्पादन के बारे में, जिसका उपयोग सलाद बनाने के लिए किया जाता है। आइए जानकारी लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। आज हम आपको दिखाएंगे सलाद के रूप में इस्तेमाल होने वाली सब्जी सेलरी को।
सेलेरी के कई उपयोग हैं। इसके बीजों को मसाले में खास खुशबू देने के प्रयोग में लाया जाता है। सेलेरी के पत्तों का इस्तेमाल बहुत सारे ताजे फलों के रस में स्वाद देने के काम आता है। आज इसे लोग ताजे सलाद के रूप में भी खाना पसंद करते हैं। ये एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार होने के साथ साथ किसानों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने का जरिया भी है। आज सेलेरी को भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी उगाया जा रहा है। आज भले ही इसको उगाने वाले क्षेत्र बहुत कम हो, लेकिन बढ़ती हुई सेलेरी की मांग को देखते हुए कुछ किसान सेलेरी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पारंपरिक कृषि के साथ साथ अपने खेतों के कुछ हिस्से में सेलेरी लगाकर कुछ किसान आधुनिक कृषि करने का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। आइए हम इस कृषि पर एक नजर डालें। यह प्रातः काल का समय है। ये किसान खेत में सेलेरी के बीज लगा रहे हैं। सेलेरी की कृषि इनके लिए कोई नई कृषि नहीं है। ये परिवार पिछले 3 साल से सेलेरी की कृषि कर रहा है। हर साल अच्छा मुनाफा मिलने के कारण सेलेरी की कृषि इनकी पसंदीदा कृषि बन चुकी है। सेलेरी के बीजों को सीधे खेत में लगाना संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छी और उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। बीज लगाते वक्त इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि एक बीज और दूसरे बीज के बीच का फासला लगभग आधे हाथ जितना हो और इसकी समांतर रेखाओं के बीच में 1 हाथ की दूरी हो। सेलेरी की खेती के लिए अंदाजन 75 ग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। संतुलित तापमान और अनुकूल वातावरण सेलेरी के सफल विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान सेलेरी के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। इससे खुले खेत में लगाना आसानी से संभव है, लेकिन जिस क्षेत्र में तेज धूप होती है वहां आंशिक छाया का प्रबंध कर लेना चाहिए। यह आंशिक छाया खेत के आसपास लगे बड़े और ऊंचे पेड़ों से भी प्राप्त हो सकती है, या फिर खेत के बीच बीच में थोड़े ऊंचे आकार के पौधे लगाकर छाया का प्रबंध कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधे मिट्टी के सारे पोषण को ना खींच लें, इसलिए सही पौधों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सही पौधों का चुनाव करने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि अनुसंधान संस्था या कृषि विज्ञान केंद्र जाकर सलाह लें। सेलेरी किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी उपजाऊ हो। उपजाऊ मिट्टी के लिए अक्सर किसान जैविक खाद एवं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेलेरी के लिए मिट्टी में किस खाद का प्रयोग किस मात्रा में करना है, इसके लिए आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में करवानी होगी, जहां आपको मिट्टी से संबंधित कई और जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। जहां की मिट्टी पूर्ण रूप से उपजाऊ ना हो, या फिर जहां का तापमान सीधे बीज लगाकर कृषि करने लायक ना हो, या फिर कोई अन्य समस्या आ रही हो, तो ऐसे में किसान अपने खेत के एक छोटे हिस्से में नर्सरी लगाकर बीज से पौध तैयार कर सकते हैं और फिर इसका खेत में रोपण कर सकते हैं। भारत में कई नर्सरी विक्रेता हैं जो बीज से पौध तैयार करते हैं और उचित दाम पर इस पौध को किसानों तक पहुंचाते हैं। आज भारत में जगह जगह ऐसी नर्सरीज मौजूद हैं। ये महाराष्ट्र के जुन्नर गांव के पास मौजूद एक नर्सरी का दृश्य है। यहां जैविक खाद और उपजाऊ मिट्टी को मिलाकर सेलेरी के बीजों को लगाया गया है। इन बीजों को इन बेड्स पर 1.5 इंच या उंगली भर की दूरी पर लगाया गया है। इन्हें तेज धूप से बचाने के लिए इस हरे रंग के जालीदार कपड़े से ढक दिया जाता है
इसे गार्डन क्लॉथ भी कहते हैं। इस जालीदार कपड़े के इस्तेमाल से सूर्य की किरणें छनकर नीचे आती हैं और वायु संचार भी नियंत्रित रहता है, जो बीज को पौध का रूप देने में लाभदायक होता है। आज बीज लगाए 10 दिन हो चुके हैं। जमीन की सतह पर ये नन्हे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये नन्हे पौधे जो आगे जाकर स्वस्थ सेलेरी का रूप ले लेंगे, इसलिए इन्हें खरपतवार से बचाना बहुत जरूरी है। ये घास फूस सेलेरी के स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए ये महिलाएं इस क्यारी से घास फूस की सफाई कर रही हैं। इस चरण से मिलने वाला पोषण भविष्य में विकसित हुए सेलेरी के पौधों को स्वस्थ और बीमारी मुक्त रखने में सहायक साबित होगा। इन बेड्स या मेड़ के पौधों के आसपास घास की सफाई करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये कार्य किसी भी प्रकार की कृषि के लिए आवश्यक होता है। सही मात्रा में पानी डालकर ये नर्सरी के कृषक सेलेरी के विकास को आगे बढ़ाते हैं। ये सेलेरी के पौधे अब 45 दिन के हो चुके हैं। सेलेरी की ये पौध अब यहां से खेत में रोपण के लिए तैयार है। सेलेरी की एक खासियत है जो इसे बाकी बहुत सारी फसलों से अलग कर देती है, वो ये कि सेलेरी को एक बार खेत में उगाने के बाद उसे कई बार काटा जा सकता है, अर्थात पहली कटाई के बाद सेलेरी दोबारा उगना शुरू हो जाती है और ये फसल फिर 25 से 30 दिन के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। आमतौर पर सेलेरी के एक पौधे को हर 25 से 30 दिन के अंतराल में 8 से 10 बार काटा जा सकता है। आज सेलेरी जैसी विशिष्ट श्रेणी की सब्जियों की शहर में बहुत मांग है। किसानों को मुनाफा भी ज्यादा मिलता है। ये मुनाफा हमेशा बरकरार रहे, इसीलिए किसानों को ये सुझाव विशेषज्ञ देते हैं कि अपने खेत के छोटे छोटे हिस्से करके अलग अलग सब्जी लगाएं। इससे मंडी में मांग और उसकी पूर्ति के उतार चढ़ाव का आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना सेलेरी सलाद के बारे में, कैसे आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं और कैसे ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको चने की उन्नत प्रजातियों के बारे में बताया था, उनके विभिन्न गुण क्या क्या हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, आप लोग उसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।